नमस्कार बच्चों। अपना जो टॉपिक चल रहा था बलबन के अंतर्गत मैंने बलबन की समस्याओं के बारे में आपको पिछली क्लास में बताया था। आज अपन देखते हैं कि बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था और बलबन के कार्य। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जा रहा है आप लोगों को अक्सर कि बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था, या बलबन एक शक्तिशाली गुलाम वंश का बलबन एक शक्तिशाली शासक था, उसके कार्यों को विस्तार से बताइए। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसकी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, इसकी डिटेल आप बुक में से ले लेना। बलबन का राजत्व सिद्धांत। ताज की गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए बलबन को राजत्व के नए सिद्धांतों को प्रतिपादित करना पड़ा। उसका नया सिद्धांत बहुत ही सरल था। उसका विश्वास था कि सुल्तान में ईश्वरीय ज्योति विद्यमान रहती है और हजरत साहब के बाद सुल्तान का पद ही सर्वोपरि है। मतलब सुल्तान को भगवान ने या ईश्वर ने ही ये पद दिया है, इसलिए उसकी शक्ति असीमित होती है या सर्वोपरि है। इस सिद्धांत के पीछे इसका मूल उद्देश्य एक सर्वप्रभुत्व संपन्न स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक की भांति शासन करने की अभिलाषा थी। इसीलिए उसने सुल्तान में असाधारण ईश्वरीय व्यक्तित्व को आरोपित करके उसे सामान्य जन से भिन्न, अलग एवं ओजस्पूर्ण व्यक्तित्व प्रदान किया, ताकि धर्म में विश्वास रखने वाली जनता उसके आदेशों का आंख बंद करके पालन करती रहे। उसने इस सिद्धांत का सारा मात्र ही नहीं लिया, अपितु उसने जीवन में व्यवहारिक रूप से उतारने का भी उसने प्रयास किया। बलबन के राजत्व सिद्धांत के अनुसार ईश्वर उच्च वंशीय लोगों को ही शासन सत्ता सौंपता है। इसीलिए उसने स्वयं को तुरान के प्रसिद्ध राजवंश का वंशज घोषित किया। उसने शासनकाल में उसने केवल उच्च वंशीय लोगों को ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया और अपने आप को सामान्य लोगों से दूर रखने का प्रयास किया। उसने अपने चारों तरफ गंभीरता और शिष्टता का वातावरण खड़ा किया। अपने पारिवारिक जीवन में भी उसने ऐसा ही किया। जब भरे दरबार में उसे उसके बड़े लड़के की मृत्यु की सूचना दी गई तो वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और राजकार्य को जारी रखा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वह बहुत ज़्यादा कठोर, क्रूर और निरंकुश शासक था और किसी भी सत्ता से नहीं डरता था। वह ईश्वर तथा पैगंबर से भय खाता था, डरता था। वह प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग था। उसने 4 बातों पर जोर दिया। सुल्तान को ईश्वर से डरना चाहिए और जन कल्याण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, सुल्तान को अपने राज्य में घूसखोरी, धोखाधड़ी, चोरी डकैती आदि का दमन करना चाहिए और अपराधियों को सख्त सजा देनी चाहिए। शासन के समस्त महत्वपूर्ण पदों पर बुद्धिमान, ईमानदार और ईश्वर में आस्था रखने वाले लोगों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। सुल्तान को निष्पक्ष न्याय प्रदान करना चाहिए। इससे ये प्रतीत होता है कि वो एक निरंकुश, निष्ठुर या कठोर शासक नहीं था। उसके अंदर जनता के प्रति, जन कल्याण के कार्य करने की उसमें लगन थी। बलबन एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था और उसके मन में धर्माचार्यों के प्रति गहरा सम्मान था। फिर भी वह धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहता था। वह इस बात से के पक्ष में नहीं था कि धर्म के नेता लोग राजनीति में हस्तक्षेप करें। वह धार्मिक मामलों तक ही उनके अधिकारों को सीमित रखना चाहता था। इस प्रकार से देखते हैं कि बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत के लिए कई सारे कार्य किए और अपने इस पद की गरिमा को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। नेक्स्ट था उसका केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना, सुदृढ़ बनाना। केंद्रीय शासन को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से उसने शासन के समस्त अधिकार सीधे अपने हाथ में ले लिए, क्योंकि उसका विश्वास था कि जो सुल्तान अपने कार्यों को दूसरे के जिम्मे कर देता है, उसका शासन शीघ्र ही अव्यवस्थित हो जाता है।
इस मामले में उसने अपने प्रांतीय सूबेदारों पर भी कठोर नियंत्रण रखा और शाही आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाती थी। केंद्रीय शासन के विभागों के बारे में ठोस जानकारी नहीं मिलती, परंतु अनुमान किया जाता है कि पहले की भांति वज़ीर, आज़िम-ए-मुमालिक, दीवान-ए-ईशा और दीवान-ए-रसालत जैसे मंत्री तो रहते ही थे, परंतु इनमें से कोई भी नीति निर्माता नहीं था। प्रत्येक को बलबन द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था। बलबन अपनी अन्य समस्याओं से उलझे रहने के कारण प्रांतीय शासन व्यवस्था को गतिशील बनाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पाया, जिसकी वजह से हमें उसकी प्रांतीय शासन व्यवस्था का निखरा हुआ रूप देखने को नहीं मिलता। उसे अपने शासनकाल में कई बार प्रांतीय सूबेदारों के विद्रोह का सामना भी करना पड़ा। इस संबंध में उसने प्रांतीय सूबेदारों को कुछ वर्षों की सेवा के बाद एक प्रांत से दूसरे प्रांत को स्थानांतरित करने की नीति लागू की। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि उसने एक प्रांत से दूसरे प्रांत में ट्रांसफ़र करना, स्थानांतरित करने की नीति को लागू किया था, ताकि प्रांतपति स्थानीय सरदारों तथा नागरिकों से घनिष्ठता बढ़ाकर अपनी शक्ति को अधिक मजबूत ना कर सके और ना ही किसी प्रकार का विद्रोह कर सके। बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत का पालन करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा कि किसी निम्नवंशीय व्यक्ति और किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त न किया जाए। उसकी निगाह में हिंदुओं को तो निम्न पदों पर भी नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए था। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाने वाले लोगों के बारे में वह स्वयं पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेता था। इन सब के परिणाम स्वरूप केंद्रीय शासन की गरिमा पुनः कायम हो गई और उसकी अवज्ञा करना संकट को न्योता देने के बराबर था। नेक्स्ट था सेना का पुनर्गठन। बलबन बहुत ही अनुभवी शासक था। वह इस बात को अच्छी तरह समझता था कि दिल्ली सल्तनत की जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई है और उसकी सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है और किसी भी सम्राट को अपनी सफलता के लिए एक शक्तिशाली सेना का होना अति आवश्यक होता है। इल्तुतमिश के समय के अधिकांश सैनिक या तो मर चुके थे अथवा अधिक आयु की वजह से सैनिक सेवा से बेकार हो चुके थे, परंतु मृत सैनिकों के वंशजों तथा वृद्ध सैनिकों ने सेना के मुंशियों से साठ-गांठ करके सैनिक सेवा के बदले में दी गई जागीरों पर कब्जा बना रखा था। बलबन इस प्रकार की स्थिति को सहन नहीं कर सकता था, अतः उसने समस्त सैनिक अनुदानों एवं जागीरों की जांच पड़ताल कराई और स्थिति को ध्यान में रखकर उनका नवीन वर्गीकरण किया और तदनुसार कई व्यवस्था की गई। प्रथम वर्ग में ऐसे लोगों को रखा गया जो वृद्ध तथा निर्बल हो गए थे। उनके गुजारे के लिए वजीफा की व्यवस्था की गई और उसकी जागीरों को खालसा कर दिया गया, अर्थात शाही नियंत्रण में ले लिया गया। दूसरे वर्ग में उन लोगों को रखा गया जो सैनिक सेवा के योग्य थे। इस वर्ग के सैनिकों का उनकी योग्यता अनुसार वेतन निश्चित कर दिया गया और उसकी जागीरों को भी शाही नियंत्रण में ले लिया गया। तीसरे वर्ग के अंतर्गत वह लोग आते थे जो मृत सैनिकों के आश्रितों को रखा गया। उनके गुजारे की व्यवस्था उनके गांवों की आय से कर दी गई और उनकी जागीरों को भी छीन लिया गया। मृत सैनिकों के आश्रितों ने दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के मार्फत सुल्तान से फरियाद की। इस पर सुल्तान ने तीसरे वर्ग के लोगों की जागीरें वापस कर दी। इस संपूर्ण योजना का उद्देश्य जागीर प्रथा के स्थान पर नकद वेतन पर सैनिक भर्ती करके सेना की शक्ति को मजबूत बनाना था, परंतु चाहते हुए भी बलबन जागीर प्रथा को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया। सेना को शक्तिशाली बनाने की दिशा में दूसरा कदम आरिज-ए-मुमालिक यानी दीवान-ए-आरिज के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाना था। बलबन ने उसे अपने मंत्रिमंडल का सदस्य बना दिया। उसने इस पद को
ईमान ईमान इमादुर मुल्क जैसे योग्य एवं निष्ठावान सरदार को नियुक्त किया। उनकी आज्ञा अनुसार कठोर परिश्रम से सेना को अनुशासित एवं शक्तिशाली बना दिया। बलबन के आदेशानुसार अब सभी सैनिकों का पूरा विवरण दर्ज किया जाने लगा। सैनिकों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई और उनके प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई। सुल्तान स्वयं प्रशिक्षण का निरीक्षण किया करता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि घोड़ों को दागने की प्रथा भी बलबन ने ही शुरू की थी। सतलज की सुरक्षा में दुर्गों का भी महत्वपूर्ण स्थान था, परंतु बलबन के पूर्व किसी भी शासक ने उसकी व्यवस्था को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं दिया था। बलबन ने एक तरफ तो पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई और दूसरी तरफ अनेक नए दुर्गों का निर्माण करवाया। ये नए दुर्ग उन मार्गों पर बनवाए गए जिधर से मंगोल आया करते थे। ऐसे दुर्गों में कंपिल, पतियाली और भोजपुर प्रमुख थे। दुर्गों की सुरक्षा के लिए स्वामी भक्त सैनिकों को नियुक्त किया गया तथा स्वामी भक्त सेनानायकों के अंतर्गत चुने गए सैनिक नियुक्त किए गए और लंबे दुर्ग की घेराबंदी का सामना करने की दृष्टि से दुर्गों में पर्याप्त मात्रा में रसद सामग्री रखी गई। इससे सैनिकों का मनोबल भी बढ़ा और उन्हें सुरक्षा के सभी इंतजाम मुहैया कराए गए। इस प्रकार से देखते हैं कि उसने सेना के अंदर कई परिवर्तन किए, जिसके कारण उसकी सेना और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो गई। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।